Department of Intermediate Education presents audio-visual study material for the intermediate second year students, second language Hindi, prose, lesson 1. आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी गद्य में पहला पाठ. पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति. इस पाठ के लेखक हैं श्री श्यामाचरण दुबे जी. श्री श्यामाचरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि. इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1996 में हुई थी. तो श्री श्यामाचरण दुबे जी विश्वविख्यात मानव वैज्ञानिक हैं. मानव वैज्ञानिक अर्थात मनुष्य के विकास क्रम का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, और ये एक समाज शास्त्री हैं. इन्होंने भारत के ग्रामों पर अच्छा शोध किया और उन पर अच्छा अध्ययन किया था, और इसी कारण इनके लेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुके हैं. आइए आज पढ़ते हैं हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को, जिसमें कि आज के बदलते हुए समाज के विषय में डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जी के क्या विचार हैं देखेंगे. उपभोक्तावाद की संस्कृति. उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्तावाद शब्द 2 शब्दों से बना है. एक है उपभोग और एक वाद. उपभोक्ता का अर्थ है उपभोग करने वाला. उपभोग मतलब इस्तेमाल करना या प्रयोग करना. हम लोग हर रोज अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, अनेक वस्तुओं का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं. इस तरह से वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं और हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं. तो उपभोक्ता की जो सोच होती है उसको हम उपभोक्तावाद कहते हैं. अर्थात जो कंज्यूमर है उसकी सोच कंज्यूमरिज्म कहा जाता है. अर्थात ऐसे समाज को उपभोक्तावादी समाज कहते हैं जिस समाज में लोग मनुष्य से ज्यादा वस्तुओं को प्रधानता देते हैं. आइए पढ़ते हैं इसमें लेखक क्या कह रहे हैं. धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है. एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है. उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन. यहां देखिए, धीरे धीरे समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, और इस बदलाव में हमारा जीवन शैली भी बदल रही है. जीवन शैली का अर्थ क्या है? जीवन शैली का अर्थ है जीवन की पद्धति. जीने की पद्धति भी आज बदल रही है. और ये बदलाव किस तरह से हो रहा है? ये बदलाव अपना प्रभाव दिखा रहा है. वर्चस्व का अर्थ क्या है? वर्चस्व का अर्थ है प्राबल्य या प्रभाव दिखाना. तो ये बदलाव अपना प्रभाव दिखा रहा है. तो ये बदलाव किस रूप में है? उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन. अर्थात हमारी सोच भी बदल रही है. दर्शन का मतलब क्या है? विचार या तत्व ज्ञान. तो हमारे जीवन के साथ साथ हमारी सोच भी, जीवन दर्शन मतलब जीवन को देखने का तरीका, मतलब जीवन दर्शन का अर्थ क्या है? जीवन सिद्धांत. तो जीवन सिद्धांत भी बदल रहा है. और अब जो नया सिद्धांत उभर कर आ रहा है वो सिद्धांत है उपभोक्तावाद का सिद्धांत. उपभोक्तावाद का सिद्धांत क्या है? उपभोक्तावाद का अर्थ है कंज्यूमरिज्म, अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं को प्रधानता दी जाती है. तो हमारी सोच जो है वो उपभोक्तावादी सोच बनती जा रही है. उत्पादन बढ़ाने पर शोर है चारों ओर. यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है. सुख की व्याख्या बदल गई है. उपभोग भोग ही सुख है. एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में. उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है. आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं. यहाँ लेखक कहते हैं आपके भोग के लिए है, क्योंकि सारे वस्तुएं हमारे इस्तेमाल के लिए होती हैं, हमारे उपयोग के लिए. भोग का मतलब उपयोग करना.
तो हम इन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ रहा है। और इन वस्तुओं से हमें क्या मिल रहा है? इन वस्तुओं से हमें सुख मिल रहा है, और इसी सुख को पाने के लिए हम वस्तुओं को खरीदे जा रहे हैं। मतलब वस्तुओं से कैसा सुख? वस्तुओं से जो सुविधा मिल रही है उसी को हम सुख मानते जा रहे हैं। तो अब सुख की व्याख्या ही बदल गई है, सुख का मतलब भी बदल गया है। पहले समय में सुख किसे कहते थे? ऐसे काम को सुख कहते थे जिस काम से हमें आत्म संतुष्टि मिले, तो आपका मन चैन से रहे, उसको हम लोग सुख कहते थे। मगर आज हम वस्तुओं को पाना ही सुख समझ रहे हैं, मतलब वस्तुओं में सुख को ढूंढ रहे हैं। उपभोग, भोग ही सुख है, मतलब वस्तुओं का उपयोग करना। उपभोग मतलब वस्तुओं का उपयोग करना, तो वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही सुख समझा जा रहा है। तो एक सूक्ष्म बदलाव आया है। सूक्ष्म मतलब बारीक सा बदलाव, ऐसा बदलाव जिसको हम लोग देख नहीं सकते, तो ऐसा बदलाव आ रहा है। बदलाव मतलब क्या है? बदलाव का अर्थ है चेंज या परिवर्तन। तो एक नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, केवल वस्तु नहीं बदल रहे हैं, वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ वस्तुओं के चक्कर में पड़कर हम अपने चरित्र को भी बदल रहे हैं। चरित्र का अर्थ क्या है? चरित्र का अर्थ है चाल चलन। तो यहाँ पर माहौल बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है और चरित्र भी बदल रहा है, मतलब हमारे चाल चलन भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। समर्पित होना मतलब क्या है? सौंप देना, वस्तुओं के अधीन होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो यहाँ पर देखिए, आज बाजार में बहुत सारी वस्तुएं मिल रही हैं, उसमें भी विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं मतलब आरामदेह वस्तुएं, ऐसी वस्तु जिनको हम लोग लग्जरी कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं से पूरा बाजार भरा पड़ा है। तो शान दिखाने वाले वस्तु को विलासिता की वस्तु कहते हैं। तो ऐसे वस्तुओं से बाजार भरा पड़ा है, हमें ये वस्तु लुभा रहे हैं। लुभाना मतलब क्या है? आकर्षित करना। ये वस्तु हमें आकर्षित कर रहे हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूत करता है। मसूड़े मतलब ये दांत हैं, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाली मांसपेशियां है ना, इसको मसूड़े कहते हैं। तो कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूत करता है, तो कोई ऐसा टूथपेस्ट भी मिल जाएगा जिसमें मैजिक फार्मूला है कि इन सारे टूथपेस्टों की खूबियां इस एक टूथपेस्ट में मिल जाएंगी। और कोई बबूल या नीम से बना हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि बबूल का अर्थ क्या है? कांटेदार पेड़। तो कांटेदार इस पेड़ के जो तत्व हैं, उन तत्वों से बने हुए पेस्ट का इस्तेमाल करने से हमारे दांतों में कीड़ा नहीं होता। तो इसलिए लोग बबूल या नीम के गुणों से भरपूर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। मतलब कोई ऐसे टूथपेस्ट भी मार्केट में है, ये दावा करते हैं कि ऋषि मुनियों द्वारा जो खोजे गए वनस्पतियां हैं, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे हैं, और खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व मतलब मिनरल्स, तो इन तत्वों से बने हुए टूथपेस्ट भी मार्केट में मौजूद है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा चाहिए। तो आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता अलग अलग है, एक से बढ़कर एक। की दुर्गंध से बचने के लिए माउथवॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। तो यहाँ पर देखिए, तो टूथपेस्ट में भी अनेक प्रकार के पेस्ट आ गए हैं,
और अब टूथपेस्ट के बाद में बारी आती है मुंह को साफ सुथरा रखने के लिए माउथ वॉश की। पहले जमाने में इसका कोई उपयोग नहीं रहता था, परंतु आज के समय में लोग इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। माउथ वॉश का मतलब है एक ऐसा केमिकल, जो ऐसा रसायन है जिसे मुंह में डालकर कुल्ला करने से मुंह का दुर्गंध जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अनेक वस्तु आज हमारे मार्केट में मौजूद हैं। तो इसमें भी हमारी आदत यह है कि जिस वस्तु का ज्यादा प्रचार होता है, बहुविज्ञापित मतलब बहुत ज्यादा प्रचार, तो बहुत ज्यादा प्रचार जिस वस्तु का किया जाता है उस वस्तु को हम कीमती ब्रांड समझते हैं और इसी ब्रांड को देखकर हम ज्यादा पैसे देकर उन वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इस खरीदारी से यहीं तक मतलब केवल सुबह में उठकर मुंह धोने तक ही ढेर सारा खर्चा हो जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह इसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपको तरोताजा रखता है और दूसरा पसीना रोकता है। तो इस तरह से सौंदर्य प्रसाधन का अर्थ क्या है? सौंदर्य प्रसाधन का अर्थ है सौंदर्य की सामग्री, जैसे साबुन, तेल वगैरह। तो इन सामग्रियों के भीड़ को देखें, इन सामग्रियों को भी देखें तो बाजार में बहुत सारे सामान मिलते हैं जो सुंदरता को बढ़ाने के काम में आती है। तो हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए उत्पाद आ रहे हैं। तो किसी साबुन में खुशबू अच्छी है तो किसी साबुन में दुर्गंध हटाने की क्षमता है। कोई साबुन हमें दिन भर तरोताजा रखता है। तो इस तरह तरह के साबुन मार्केट में आ चुकी है। खुशबू यानी सुगंध, और तरोताजा रखने का मतलब है ताजगी से भर देना, मतलब उत्साह से भर देना। और कोई साबुन पसीने की बदबू को दूर करता है। इस प्रकार मार्केट में सौंदर्य प्रसाधनों की कमी नहीं है और ये सारे वस्तु हमें आकर्षित कर रहे हैं, खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। आगे देखेंगे, जर्म से आपकी सुरक्षा करता है। जर्म से आपकी सुरक्षा करता है, यह लीजिए सिनेस्टार्स का सौंदर्य रहस्य। उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है, आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। लेखक कहते हैं कि आपको कीटाणुओं से सुरक्षा चाहते हैं तो उसके लिए भी साबुन अच्छी है। और सिनी स्टार्स का साबुन, मतलब आज के समय में हम साबुन केवल उसके साबुन के गुणों के कारण नहीं खरीदते हैं। आज हम वह साबुन कौन कौन इस्तेमाल करता है उसके अनुसार खरीदने लगे हैं। इसलिए विज्ञापनों में सिनी स्टार्स का इस्तेमाल करते हैं और सिनी स्टार्स को जो पसंद है लोगों को वही पसंद आएगा, तो उस साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि सच्चाई, ईमानदारी जैसी बातें भी इन साबुनों से जुड़ जाती हैं। मतलब साबुन का इस्तेमाल करके कोई आदमी ईमानदार बन सकता है या कहलाता है। तो ये स्थिति आ गई है। तो शरीर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल से बना साबुन भी है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए महंगे से महंगे साबुन बाजार में मौजूद हैं। तो इन सौंदर्य साधनों से हमारा जो शरीर है वो चमकने लगता है। और संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए के सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है। संभ्रांत परिवार, संभ्रांत का मतलब ऊंचे खानदान वाले, मतलब पैसे वाले। तो पैसे वाले घर के महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर, मतलब सजने संवरने के मेज पर 30-30 हजार रुपए के सौंदर्य सामग्री रहते हैं। और इसमें भी यदि विदेश से मंगाए गए हैं तो उनकी कीमत उससे भी दुगनी, मतलब पेरिस का परफ्यूम अगर मंगवाएं तो उसमें 60-70 हजार लग जाएंगे। तो ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं।
तो ये सारी चीजें क्यों इतने दाम पर खरीद रहे हैं? इन सारी चीजों के खरीदने के पीछे यही कारण है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने प्रतिष्ठित हैं, कितने संपन्न हैं। तो ये सब गौरव चिन्ह बन गए हैं। समाज में आपकी हैसियत को जताते हैं। हैसियत मतलब औकात या स्थिति को बताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इसकी सूची दर्जन 2 दर्जन चीजों से जुड़ गई है। पहले समय में सजना संवरना तो स्त्रियों का काम हुआ करता था, इसलिए साबुन, इत्र, पाउडर वगैरह की जरूरत केवल स्त्रियों को हुआ करता था। परंतु आज के समय में पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि पुरुषों के सौंदर्य के लिए भी बहुत सारे क्रीम आज मार्केट में आ चुके हैं। पहले केवल तेल और साबुन से काम चल जाता था, मगर अब शेविंग क्रीम चाहिए, आफ्टर शेव लोशन, शेविंग फोम और बहुत कीमती ब्लेड भी मिलने लगे हैं। यहाँ तक कि 1000-2000 रुपए के ब्लेड्स भी आज पुरुषों के लिए मौजूद हैं। तो इस तरह से दर्जन 2 दर्जन चीजें अब पुरुष भी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुले हुए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है, ये महंगी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। परिधान का अर्थ क्या है? परिधान का अर्थ है कपड़े। तो कपड़ों के बारे में यदि सोचें तो कपड़ों की भरमार है। तो जगह जगह बुटीक खुले हुए हैं। बुटीक का मतलब डिजाइनर कपड़ों का दुकान। तो डिजाइनर कपड़ों के दुकान खुले हुए हैं। इसमें भी डिजाइन जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पिछले साल के फैशन वाले कपड़े पहनता है तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा। तो इस तरह से हर साल हर महीने फैशन बदलते रहते हैं और कपड़े बदलते रहते। तो पहले घड़ी समय दिखाने के लिए लेते थे, परंतु आज घड़ी समय नहीं हैसियत दिखाने के लिए खरीदते हैं। पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष में शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक से चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये उपभोक्तावाद की दुनिया है। इस दुनिया में पहले तो घड़ी समय देखने के लिए खरीदते थे, परंतु आज घड़ी हम हैसियत दिखाने के लिए खरीद रहे हैं। घड़ी समय देखना है तो 200-400 रुपए में मिल जाएगी, परंतु आज हम 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख तक की घड़ी को खरीद रहे हैं। अर्थात घड़ी के माध्यम से हम अपनी शान दिखाना चाहते हैं। मतलब वस्तुओं से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यदि म्यूजिक सिस्टम, हर एक रईस के घर में म्यूजिक सिस्टम होता है, चाहे उसे संगीत की समझ हो या ना हो, या फिर उस म्यूजिक सिस्टम को चलाना भी आता है या नहीं, फिर भी उनके घर में वो चाहिए। उसी तरह से कंप्यूटर को भी लीजिए। कंप्यूटर पर काम करने वाले खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, मगर ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा हैं जिन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है,
इस्तेमाल करना नहीं आता फिर भी खरीद कर सजा कर रखते हैं, महज दिखावे के लिए। महज मतलब केवल दिखाना चाहते हैं कि हम कितने रईस हैं। तो इस तरह से दिखावे की दुनिया उभर कर आ रही है और हम धीरे धीरे करके वस्तुओं में प्रतिष्ठा ढूंढने लगे हैं। तो बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल चाहिए, खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल। 5 सितारा होटल एक ऐसा आलीशान होटल होता है जहां पर हर चीज बहुत महंगी होती है। तो ऐसे जगह में शादी ब्याह जैसे बड़े कार्यक्रमों को भी करने की हैसियत लोग कमा चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनकी रईसी दिखाएं ऐसी जगह पर शादी करके। तो ये सारी चीजें फिजूल खर्ची ही तो हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल है, तो पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी है। तो इस देश में अभी तक ये संस्कृति नहीं आई है कि हमारे मरने से पहले ही अंतिम संस्कार के प्रबंध करें, परंतु अमेरिका और यूरोप के देशों में यह भी चाल चलन चला है अपनी समाधि बनवा कर रखें और उसमें भी मंद ध्वनि में संगीत चलता रहे और हरियाली मतलब हरी भरी घास को उगाएं, फूल पत्ते वगैरह लगाएं। ये सारा प्रबंध पहले से ही लोग करने लगे हैं। तो ये उपभोक्तावाद की दुनिया है। आगे बढ़ते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यहां देखिए, लेखक कहते हैं कि अमेरिका जैसे संपन्न देशों में आज भौतिकवाद इस तरह से फैल गया है कि लोग अपने मरने से पहले ही कब्र का भी इंतजाम करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके कब्र सादे सीधे ना हो, उसमें भी तामझाम हो। मतलब ऐसे सर्विसेज, मतलब ऐसी सुविधाएं उन वहां के समाज में हैं जिसमें कि कब्र यानी समाधि के आसपास हरी घास उगाएंगे और मन चाहे फूल लगवाएंगे और वहां पर फव्वारे भी लगवा सकते हैं और वहां मंद ध्वनि में संगीत भी बजाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये सारे इंतजाम मनुष्य जब जिंदा है तभी करके जा रहा है, अर्थात मरने के बाद भी वह भौतिकता को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये स्थिति आज भले ही भारत में ना हो, परंतु जो चीज अमेरिका में आज है वह कल भारत में भी आ सकता है। तो ये प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे ये हास्यास्पद क्यों न हो, क्योंकि अब इन्हें देखकर हमें हंसी आ सकती है, परंतु ये वास्तविकता है। तो यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। मतलब ऐसा समाज जहां पर वस्तुएं प्रधान हैं, मनुष्य अपने जीवन को वस्तुओं को कमाने में ही बिता रहा है। उनकी सारी जीवन की कमाई वस्तुओं को खरीदने में जाती है और अंततः उन्हीं वस्तुओं के साथ वह मृत्यु को भी पा जाता है। तो ये तो विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट जन मतलब ऐसे लोग जो संपन्न है, पैसे वालों का समाज है। परंतु आज मध्य वर्ग और निम्न वर्ग भी ललचाई निगाहों से देख रहा है, अर्थात लालच भरी निगाहों से, लालच के साथ देख रहे हैं। निगाहें मतलब दृष्टि, लालच भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी यह सब करेंगे। तो जब ये सोच आ जाती है तो हमारा जीवन दर्शन ही बदल जाता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में कहा जाए तो यही है राइट चॉइस बेबी। तो अब यही चॉइस अब हम लोगों का बन गया है कि ये एक उदाहरण दे रहे हैं उपभोक्तावादी समाज के बारे में, एक चित्र खींच रहे हैं लेखक।
मगर अब इस समाज के इसके परिणाम क्या होंगे, इसका क्या परिणाम निकलने वाला है, ये आगे सोचने वाली बात है। ये बात बहुत गंभीर है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसे मटेरियलिस्टिक अर्थात उपभोक्तावादी वस्तु प्रधान समाज का निर्माण हिंदुस्तान में तो संभव नहीं था, तो ये हिंदुस्तान में कैसे हुआ? ये सोचने वाली बात है। तो प्राचीन भारत में क्या लोग किस तरह की सोचते थे? तो प्राचीन भारत में समाज कैसे था? तो प्राचीन भारत में हमारे देश की संस्कृति हमें सदियों से यही सिखा रही है कि हम लोग कम से कम वस्तुओं के साथ निराडंबर सादा सीधा जीवन जिए। तो ऐसा देश जिसके सोच में, जिसके दर्शन में कूट कूट कर भरा है सादगी से भरी जिंदगी, तो उस देश में ये भौतिक तत्व आई कहां से? तो ये सोचने वाली बात है। तो वह आई है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। सामंती संस्कृति, सामंती का अर्थ क्या है? सामंती संस्कृति मतलब दासतापूर्ण संस्कृति, दासतापूर्ण व्यवस्था, मतलब ऐसी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था जो मध्य युग में इंग्लैंड और यूरोप में थी, जिसमें कुछ लोगों के हाथ में सारे अधिकार और सारी संपदा केंद्रित रहती थी और ये लोग मनमाने तरीके से वस्तुओं की खरीदारी करते थे। तो ऐसे जमींदार हिंदुस्तान में भी हुआ करते थे, परंतु सामान्य जन इनकी तरह नहीं रहते थे। परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश के सामान्य जन भी उन्हीं की तरह सोच रहे हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंतु परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें। सांस्कृतिक तत्व का मतलब होता है गुण, तत्व का अर्थ है गुण। सामंती संस्कृति के गुण आज हमारे अंदर आ गए। तो हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंतु परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। तो सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या है? अस्मिता का अर्थ है पहचान, संस्कृति की पहचान, संस्कृति जिससे पहचानी जाती है वो। हम अपने संस्कृति की पहचान को बनाकर रखने की कितनी ही कोशिश करें, परंतु वास्तविकता तो ये है कि हमारे परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब क्या है? गिरावट। परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ है प्रथा या प्रणाली, सदियों से चलने वाले आचार विचार। तो इनका अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन का मतलब मूल्य गिर जाना, उसको कम आंकना, छोटा समझकर देखना, यानी कि उसकी बेइज्जती करना। तो हम लोग अपनी ही संस्कृति की बेइज्जती कर रहे हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। आस्था मतलब विश्वास, विश्वास का क्षरण हुआ है। क्षरण का अर्थ क्या है? क्षरण का अर्थ है कम हो जाना, मतलब हमारे देश के संस्कृति में हमारा भरोसा कम हो गया। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता का मतलब क्या है? बुद्धि से गुलाम बन जाना, मतलब दूसरों के विचारों के अधीन रहना या स्वयं की सोच न रखना। तो ऐसी स्थिति आज हमारे अंदर आ गई है। तो हम लोग अब हमारे खुद की सोच मतलब हम अपनी सोच छोड़कर दूसरों की सोच को, दूसरों के विचारों को अपना रहे हैं। तो यह स्थिति आज हमारे समाज में आ गई है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश, यहां पर देखिए शब्द उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ है दूसरों की सीमाओं में बस जाना। अर्थात हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि आज भारत में भारत कम दिख रहा है। मतलब ये है कि भारत के लोग पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपना चुके हैं
मतलब पश्चिमी देशों की संस्कृति यहाँ पर निवेश की गई है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, मतलब पश्चिम की संस्कृति यहाँ पर पनप रही है। हम लोग उसको अपना चुके हैं और उसी को हमारी संस्कृति बनाकर हम लोग उसको गले लगा चुके हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, क्योंकि भारत भारत है, यूरोप यूरोप है। मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान के लोग यूरोपियन की तरह रह रहे हैं, दिखने में भी, रहन सहन में भी, और दुर्भाग्य से आज हमारी सोच भी यूरोपियन की तरह सोच है। तो ऐसे दूसरों की सोच को नकल करना, उसको हम कहते हैं अनुकरण की संस्कृति। अनुकरण मतलब क्या है? नकल। नकल कर रहे हैं, यूरोप की नकल कर रहे हैं हम लोग। उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके जैसे सोच रहे हैं, उनके जैसे वस्तुओं को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम अपने सोच को, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति का नकल करते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के प्रतिमान, प्रतिमान का अर्थ क्या है? प्रतिमान का अर्थ है नमूना या मिसाल। आज हम लोग बहुत मॉडर्न दिखना चाहते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक किसको समझ रहे हैं? आधुनिक उसको समझ रहे हैं जो यूरोप की तरह दिखे, जो यूरोप की तरह है, यूरोप की भाषा है, यूरोप के रहन सहन है, यूरोप की वेशभूषा है, उसको हम आधुनिक समझ रहे हैं। तो ये हमारे सामने यूरोप की संस्कृति हमारे सामने एक आदर्श की तरह, एक मिसाल की तरह खड़ी है, और उसी को हम लोग गर्व से सिर पर उठाए रख रहे हैं। हालांकि वो हमारी संस्कृति नहीं है, मगर हम उनकी नकल कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यहां पर देखिए, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत। ऐसे गौरव को ढूंढ रहे हैं जो वस्तुओं से मिल रहा है। मतलब वस्तुओं में ही हमारी प्रतिष्ठा छिपी है। ये सोच ही हिंदुस्तान की नहीं है, ये सोच है पश्चिमी देशों की। तो यही सोच हम लोग अपनाए हुए हैं और इसी होड़ में लगे हुए हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा, अंधी मतलब ब्लाइंड, मतलब जिसमें कुछ सोचते नहीं है, और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। किसमें? वस्तुओं को खरीदने में। तो ये अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, और अब हम अपनी पहचान को खो रहे हैं, और हम अपनी पहचान को खोकर दूसरों की पहचान को ओढ़ रहे हैं। छद्म आधुनिकता। छद्म मतलब धोखा। छद्म का अर्थ क्या है? धोखा या नकली या बनावटी। तो बनावटी आधुनिकता के गिरफ्त में आ रहे हैं। गिरफ्त मतलब उसके अंदर में, उसके वश में। मतलब बनावटी आधुनिकता के गिरफ्त में, बनावटी आधुनिकता के वश में हम होते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित होना, दिग्भ्रमित मतलब दिशाहीन होना। तो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां मतलब भारत की संस्कृति को जो बचाकर रखने वाली ताकत थी, वो ताकत अब क्षीण हो गई है, वो ताकत कमजोर पड़ गई। जब हम अपनी संस्कृति को बचाने की ताकत को गवा चुके हैं, तो दूसरों की संस्कृति की नकल करने लगे हैं। तो ये आज भारत की समस्या है। तो नियंत्रक शक्तियां क्या थी? तो पुराने समय में भारत में अपनी संस्कृति को बचाने वाली नियंत्रक शक्ति थी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि बड़े परिवार हुआ करते थे। तो बड़े परिवारों की व्यवस्था में सब मिलकर रहते थे, और बड़े बुजुर्ग उनके कहने के अनुसार बाकी बच्चों का व्यवहार रहता था। तो ये घर के बड़े बुजुर्ग जो थे वो नियंत्रित करते थे बच्चों के व्यवहार को, बच्चों के सोच को, और वे अनावश्यक खर्च करने पर रोक लगाते थे। तो बड़ी बड़ी फैमिलीज मतलब बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। तो बड़े परिवार जब तक थे तब तक हमारी संस्कृति बची हुई थी और हम लोग उपभोक्तावादी नहीं बने थे। परंतु आज
सब छोटे परिवार हैं, पति पत्नी और 2 बच्चों के परिवार हैं। ऐसे परिवारों में कोई नियंत्रक शक्ति नहीं है, मतलब कोई बोलने वाला, बताने वाला नहीं रहा कि आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, मेहनत की कमाई को फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, ये पूछने वाला कोई नहीं रहा। तो इसलिए आज हमारे परिवारों में हमारी संस्कृति को बचाने की जो ताकत थी, वो ताकत खत्म हो गई है। इसी कारण हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो रहा है, मतलब दिग्भ्रमित, मतलब दिशाहीन हो जाना। तो आज हमारा समाज क्या हो रहा है? अन्य निर्देशित। अन्य निर्देशित का अर्थ क्या है? दूसरों के विचारों पर चलना, मतलब दूसरों के द्वारा बताए रास्ते पर चलना। तो ये हो रहा है। तो विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। तो यहां पर देखिए, आज बड़े परिवार नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं हैं ये बताने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वस्तुओं के पीछे दौड़ना और ये छद्म वेश धारण करना, दूसरों के संस्कृति की नकल करना, इस पर रोक लगाया करते थे। परंतु आज बड़े परिवार नहीं है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, छोटे परिवार हैं, इसलिए मनमानी चल रही है। तो ऐसे समय में कौन हमें ये बता रहा है कि क्या खरीदना चाहिए? तो वो बताने वाले जो 2 वस्तु हैं, वो है विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र। अर्थात विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेलीविजन है, इंटरनेट है, हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं, मतलब हमारी सोच को बदल रहे हैं। तो टेलीविजन और सिनेमा, इंटरनेट, यहाँ पर हम लोग देखकर अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें खरीदने के लिए हमारा मन ललचा रहा है, और हम अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने में लगाते जा रहे हैं। तो हमारी मानसिकता मतलब विचार या सोच, हमारी सोच को आज टेलीविजन और इंटरनेट, सिनेमा जैसे विज्ञान के प्रसार तंत्र, ये सूक्ष्म तंत्र हैं, दिखाई नहीं देते सिग्नल्स, मगर इनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा है और इनमें सम्मोहन की शक्ति है। सम्मोहन मतलब आकर्षित करने वाली शक्ति, मुग्ध करने वाली शक्ति है, और ये वशीकरण भी कर सकते हैं। वशीकरण मतलब अपने बस में कर लेना, मतलब टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब चीजें हमें आकर्षित कर रहे हैं और हमें अपने बस में कर चुके हैं। मतलब जो कुछ टीवी में आ रहा है उसे हम खरीदते जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि उसकी आवश्यकता हमें है या नहीं है। तो अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? मतलब ठीक है, यहां तक तो हम अपने पैसे को हम खुद खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परंतु इसका क्या परिणाम निकलेगा? रिजल्ट क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। मतलब इसको सीरियसली सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? हम लोग मेहनत करके कमाते हैं तो हमारी कमाई फजूल में खर्च हो रही है। मतलब अगर हम एक सूची बनाएं कि हर एक वस्तु, मतलब कितनी कमाई करते हैं, उस कमाई में किस तरह से खर्च कर रहे हैं, एक सूची बनाकर देखिए कि उस सूची में हमें पता चलेगा कि आवश्यक वस्तुओं पर हम कम खर्च कर रहे हैं और अनावश्यक वस्तु, मतलब हमारे जीवन में किसी तरह से काम में नहीं आने वाले, उतना महत्व नहीं रखने वाले वस्तुओं पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है हमारे इस आदत के कारण, नकल की आदत के कारण। तो सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। सीमित संसाधन मतलब क्या है? रिसोर्सेस। इन संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अपव्यय का अर्थ क्या है? अपव्यय का अर्थ है फिजूल खर्च होना। तो फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। याद रखिए कि जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, श्रेष्ठता। तो जिंदगी की श्रेष्ठता आप कौन से आलू के चिप्स खरीद रहे हैं, इससे नहीं सुधरती।
न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। शीतल पेय मतलब कूल ड्रिंक्स। इनको पीकर हम समझते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, परंतु इनको पीने से जीवन की गुणवत्ता, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ता, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों। मतलब चिप्स खाकर कूल ड्रिंक पीने से किसी की जिंदगी नहीं सुधरती। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे फूहड़ खाद्य ही। यहाँ पर देखिए, पिज्जा और बर्गर खाते हैं। एक समझ लीजिए कि एक परिवार है, सामान्य परिवार, उसकी आमदनी कितनी होती है? आज के समय में 20 से 25 हजार कमाने वाले परिवारों की संख्या बहुत बड़ी है। तो ये 20,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर एक दिन जाकर किसी होटल में पिज्जा या बर्गर खाता है तो इस पर कितना खर्च होता है? कम से कम 800 से 1500 रुपए का खर्च होता है। अर्थात ये अपने महीने के कमाई में 10% मतलब 10वां हिस्सा ऐसे काम के लिए खर्च कर रहा है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। हालांकि पिज्जा और बर्गर एक ऐसे खाद्य हैं जिनमें कोई पौष्टिक तत्व है ही नहीं। इन खाद्यों को, ऐसे खाद्य, ऐसे खाने वाले पदार्थ जिनमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, उसको कहते हैं फूहड़ खाद्य। फूहड़ खाद्य, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जंक फूड कहेंगे। जंक का मतलब क्या है? कचरा। मतलब इसकी गुणवत्ता कुछ नहीं होती, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, उल्टा ये शरीर को हानि पहुंचा देते हैं। इनको ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, दिल की बीमारी बढ़ती है, इस तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं। केवल टेस्ट के लिए लोग 1500 रुपए खर्च करते हैं, जबकि उनकी आमदनी 20,000 होती है। अर्थात अपनी आमदनी का 10% हिस्सा फजूल खर्च में खर्च हो रहा है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। मतलब एक तरफ लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, तो अमीर आदमी बहुत अमीर बनते जा रहा है, गरीब और भी गरीब बनते जा रहा है। गरीब इसलिए बन रहा है क्योंकि वो भी नकल करके अपनी मेहनत की कमाई को फजूल खर्च कर रहा है। बचत जिसे करना चाहिए वो भी खर्च करने लगा है। तो ये समाज में गरीबी को बढ़ाने वाला काम है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। सामाजिक सरोकार का मतलब क्या है? संबंध, लगाव। तो समाज से जो लगाव होना चाहिए वो लगाव जो है वो कम होते जा रहा है। अब देखिए, एक परिवार है, वो परिवार एक दिन अगर पिज्जा या बर्गर खाकर 1500 से 2000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो वही 1500 किसी गरीब परिवार के एक महीने के खाने के खर्च के बराबर है। मतलब एक दिन, 1 घंटे के खुशी के लिए अगर हम पिज्जा बर्गर खाकर 1500, 1000, 2000 रुपए उड़ा देते हैं, अगर यही पैसा जमा करके किसी गरीब को देंगे तो उसका महीने भर का खाने का खर्च निकल जाएगा। इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। मतलब पैसे की कीमत जानना चाहिए। पैसे को इस तरह से बेतहाशा उड़ाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये जो अंतर है, फर्क जो है, जीवन स्तर का अंतर। जीवन स्तर मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जीवन की स्थिति। इसमें जो फर्क आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है। बढ़ना कोई मामूली चीज नहीं है। इससे समाज में अशांति फैलती है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। ये हम लोग दिखावे की जो संस्कृति आज अपनाए हुए हैं, ये संस्कृति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाज में अशांति बढ़ती जाएगी, मतलब बेचैनी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। ह्रास मतलब गिरावट, अस्मिता मतलब पहचान। तो हमारी संस्कृति की जो पहचान है वो गिर रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान की तरह नहीं दिख रहा है, हिंदुस्तान यूरोप बनते जा रहा है। लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। लक्ष्य भ्रमित होना मतलब हम अपने उद्देश्य को ही छोड़ रहे हैं।
भारतीय समाज में जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आज हमारे पास मोक्ष की प्राप्ति करना सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य नहीं रहा, आज हमारे पास वस्तुओं की प्राप्ति करना सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य बन गया है। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य ही भटक गया है। मतलब हम जिस काम के लिए सदियों से प्रयत्न कर रहे थे वो काम अब पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं और हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर झूठी शान दिखाने के, तुष्टि मतलब खुशी, तो झूठी खुशी को दिखाने के तात्कालिक टेम्पररी लक्ष्य मतलब ऐसे टारगेट्स हैं जो कि टेम्पररी हैं, जो नश्वर हैं, उनके पीछे हम लोग दौड़ते जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। मर्यादाएं मतलब सीमाएं, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, जहां पर हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी एक सीमा होती है, तो वो सीमाएं टूट रही है। मतलब यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है। मतलब हमारे जीवन में हम अपने को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिता का अर्थ क्या है? स्वार्थ, स्वयं को ही ज्यादा महत्व देना, तो ये बढ़ रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ मतलब दूसरों की मदद करना, तो दूसरों के बारे में सोचने की जो बात थी वो खत्म हो गया है। अब हम लोग केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। मतलब सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे ये एंजॉय करना है। ये एंजॉय करने की जो आकांक्षा है ना, इच्छा है, ये आसमान को छू रहा है और ये किसी व्यक्ति को संतोष या खुशी नहीं दे सकता। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? मतलब कहां तक जाकर हम इस दौड़ को रोकेंगे ये पता नहीं। तो आज ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है, इस पर हमें सोचना चाहिए। समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध ने एक संदेश दिया था कि मनुष्य के खुशी के लिए क्या करना चाहिए। मतलब मनुष्य दुख से पीड़ित है तो दुख से दूर रहने का उपाय क्या है? तो दुख से दूर रहने का उपाय गौतम बुद्ध ने यह सुझाया था कि कम से कम वस्तु, कम से कम इच्छाएं रखना। इच्छाओं पर जीत हासिल करने वाला मनुष्य ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। यह भारतीय दर्शन है, परंतु आज हम ऐसी सोच को छोड़ चुके हैं और भौतिक जगत में अपने आप को लिप्त पा रहे हैं और ये हमें किसी पतन के ओर ले जा रहा है। तो अंत में लेखक महात्मा गांधी के उन विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी संस्कृति में जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपनाने के लिए हमें अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए, परंतु हमें अपने बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। मतलब उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। तो ये जो उपभोक्तावादी वस्तु प्रधान जो संस्कृति है, ये संस्कृति हमारे समाज के बुनियाद को, नींव का मतलब क्या है? बुनियाद, तो बुनियाद को ही हिला रही है। सामान्य बदलाव नहीं है। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती मतलब चैलेंज। इसलिए बच्चों हमें इस उपभोक्तावादी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के सारांश को लिखिए। पहले लेखक परिचय। लेखक परिचय देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। श्यामाचरण दुबे एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाज में हो रहे बदलावों पर गहन अध्ययन किया है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सारांश देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति आज हमारे समाज में फैल रही है। इसके प्रभाव में आकर हम मनुष्य के स्थान पर वस्तुओं को ज्यादा महत्व देने लगे हैं।
यह संस्कृति हमारी बुनियाद को ही हिला रही है। आज दिखावे के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है। झूठी शान को दिखाने के लिए हम कर्ज कर रहे हैं। पश्चिम की नकल करके हम अपनी पहचान को ही खो रहे हैं। रुपये पैसे का महत्व बढ़ रहा है और मानव संबंध टूट रहे हैं। यह मनुष्यता के लिए खतरा है। इस प्रकार यह संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। विशेषता। इस पाठ में हमारे जीवन पर उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को बताया गया है। संदर्भ सहित व्याख्या। पहला संदर्भ, हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। संदर्भ, यह वाक्य उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। व्याख्या। उपभोक्तावादी संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय यानी फिजूल खर्च हो रहा है। विज्ञापनों में दिखाए गए वस्तुओं को खरीदने से हमारा जीवन नहीं सुधरता। जीवन को सुधारने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। विशेषता। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को दिखाया गया है। दूसरा संदर्भ, उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। संदर्भ, यह वाक्य उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। व्याख्या। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति हमारे समाज की बुनियाद को ही हिला रही है। आज दिखावे के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है। झूठी शान को दिखाने के लिए हम कर्ज में डूब रहे हैं। पश्चिम की नकल करके हम अपनी पहचान को ही खो रहे हैं। इस प्रकार यह एक चुनौती बन गया है। विशेषता। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को दिखाया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, उपभोक्तावादी संस्कृति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। दिखावे की इस संस्कृति के बढ़ने से फिजूल खर्च बढ़ रहा है। हमारी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। विज्ञापन के चक्कर में पड़कर हम कर्ज में डूब रहे हैं। इस संस्कृति के कारण मानव संबंध टूट रहे हैं और यह मनुष्यता के लिए खतरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ के अनुसार उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक रहना चाहिए? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार ही खरीदना चाहिए। दिखावे से बचना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि वस्तुओं से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। हमारी प्रतिष्ठा हमारे अच्छे कामों से बढ़ती है। 1 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, श्यामाचरण दुबे। दूसरा प्रश्न, किन खाद्यों को लेखक फूहड़ खाद्य मानते हैं? उत्तर, पिज्जा और बर्गर जैसे खाद्य को लेखक फूहड़ खाद्य मानते हैं। तीसरा प्रश्न,
श्यामाचरण दुबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर, श्यामाचरण दुबे जी को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, हमारी सामाजिक नींव को कौन हिला रहा है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम सीख रहे हैं कि हमें विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें वस्तुओं में सुख को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं से जो सुख मिलता है वह बहुत तात्कालिक रहता है और मानवता को हमें प्रधानता देना चाहिए, बचत करना चाहिए और बचे हुए उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए मानवता को धन से ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमें अपने देश की संस्कृति को छोड़कर विदेशियों की नकल नहीं करना चाहिए। तो यह इस पाठ का संदेश है। धन्यवाद।